नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये हमारा जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पैट की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अन्य कई वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो है, भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधान से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली विशेषता क्या है। पहली विशेषता है विशाल एवं विस्तृत संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, बाकी अन्य जो दुनिया में और भी संविधान हैं वो हमारे संविधान से छोटे ही हैं, क्योंकि उनमें आर्टिकल या अनुसूचियाँ हमारे संविधान से कम हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्र तथा प्रांतीय दोनों सरकारों का गठन। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश में केंद्र तथा प्रांतीय दोनों सरकारों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 25 भाग हैं। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर आइवर जेनिंग। सर आइवर जेनिंग से भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। ठीक है, तो जो सर आइवर जेनिंग हैं उन्होंने हमारे संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताया। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अगली विशेषता है दूसरी नंबर की, लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यूएसए का संविधान विश्व का सबसे सर्वप्रथम लिखित संविधान है। मतलब अगर पूरी दुनिया की बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे पहले संविधान किस देश में लिखा गया था, तो वो यूएसए अमेरिका में लिखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, उसी तरह से भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में इंग्लैंड के समान संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली है, उसी तरह से भारत में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान होते हैं, क्योंकि जो सारी शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। उसी तरह से इंग्लैंड में जो सम्राट होते हैं वो भी कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो भी मंत्रिपरिषद होती है, जो निर्वाचित होती है, जो कार्यपालिका की सारी शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 75 पार्ट 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, तो हमारा आंसर होगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 75 भाग 3 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसकी जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है हमारे संविधान में। नेक्स्ट है वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। सातवां मूल अधिकार 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। ओरिजिनल जो संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तथा इसी संपत्ति के मूल अधिकार को हटा के 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा के 300 का के अंतर्गत रखा गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। इसका जो वर्णन किया गया संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ऑस्टिन ने इस सिद्धांत को राज्य की आत्मा कहा। पूछा जाए कि डीपीएसपी को या राज्य के नीति निदेशक तत्व को राज्य की आत्मा किसने कहा, तो आंसर होगा ऑस्टिन ने। ठीक है, जो कि एक ही बहुत बड़े फिलोसफर थे, याद रखेंगे इसको, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है नागरिकों के मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें स्वर्ण सिंह के नाम से एक कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर इसको 1976 में जोड़ा गया। पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो हमारा आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूस से प्रेरित प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। और अगर हम बात करें कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा रूस से लिए गए हैं, क्योंकि रूस में ही समाजवादी अर्थव्यवस्था है और वहाँ पे समाज के बारे में ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो ये रूस से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86वें संशोधन 2000 द्वारा 11वें कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जोड़ा गया। मतलब 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से है, उसको जोड़ा गया। ओरिजिनल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। पूछा जा सका, महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वां पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का अनोखा मिश्रण। इसके बारे में देखें, हमारा जो संविधान है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं तथा कुछ संशोधन कठिनाई से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक अनोखा मिश्रण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्राभिमुख संविधान, सेंट्रल वाइज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में देखें, जेनिंग्स जैसे कुछ विद्वानों ने केंद्राभिमुख संविधान कहा। ठीक है, जो आइवर जेनिंग थे, बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर थे, उन्होंने हमारे संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा। ठीक है, वहीं देखें केसी वेरे ने अर्धसंघीय क्वासी फेडरल संविधान कहा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले कई वनडे एग्जाम में इसको पूछा जाता है।
पूछा गया है। ठीक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है लगभग कि क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय संविधान किसने कहा, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो केसी वेरे ने अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल संविधान कहा। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। ठीक है, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, भारत में निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के लिए वयस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, जो पहले 21 वर्ष थी उसे घटा के कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ये जो ये संविधान संशोधन है, ये हमेशा बार बार पुराने एग्जामों में पूछा जाता रहा है। ठीक है, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में देखें तो हमारा संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, हमारे देश में जो संविधान है, जितने भी नियम कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जबकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, अमेरिका जैसे देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है, क्योंकि अगर वहाँ पे संसद ने कोई भी कानून बनाया और उन्हें और जुडिशरी को लगता है कि ये समाज के हिसाब से न्याय संगत नहीं है, तो वो वहाँ की न्यायपालिका उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत का जो संविधान है वो सर्वोपरि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विधि का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है, मतलब भारत के संविधान में विधि के शासन की स्थापना की गई है और विधि का शासन है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, अगर इसके बारे में देखें तो ये जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित है, मतलब जर्मनी के बीमर संविधान से इसको लिया गया है। ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है 352, अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के आधार पे। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के आधार पे 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा 356, राज्यों में संवैधानिक विफलता होने के कारण। 356 के तहत राज्यों में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, उसके तहत राज्यों में संवैधानिक विफलता होने पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और ये आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस। ये 360 के तहत वित्तीय संकट होने पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्राम पंचायतों की स्थापना। 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखें, सबसे पहले है राष्ट्रीय ध्वज। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग ये क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो ये 2:3 की अनुपात में है। ठीक है, याद रखेंगे, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, और साथ ही इसमें 24 तीलियाँ हैं। ठीक है, जो नीले कलर से हैं। ठीक है, याद रखेंगे 24 तीलियाँ हैं जो नीले कलर से हैं। पिछले लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था आई थिंक कि जो तीलियाँ हैं उनका कलर कैसा है, तो याद रखेंगे नीले कलर की हैं। तीलियाँ कैसे कलर की हैं, नीले कलर की हैं और 24 तीलियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है।
जो 24 तीलियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अंगीकृत किया गया। ये क्वेश्चन 2019 के पीसीएस में भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया या कब अंगीकृत किया गया। तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, वनडे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो सारनाथ के अशोक स्तंभ की अनुकृति है। इसमें 4 सिंह हैं, 1 सांड और 1 घोड़ा, और पट्टी के मध्य में एक धर्म चक्र है, ठीक है, जो परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्रवान वाक्य सत्यमेव जयते है, ठीक है, ये लिखा रहता है, जो अशोक की लाट है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। तो राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला भाषा में रचित है, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित बंगला भाषा में ये रचित है, ठीक है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, सबसे पहले इसको वहाँ पे गाया गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो हमारा आंसर होगा 24 जनवरी सन 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। तो बंगला भाषा में रचित आनंद मठ से ये लिया गया है। पूछा जाए, कई बार ये क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आया भी है कि राष्ट्रगान को कहाँ से राष्ट्रगीत को कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, जो बंगला भाषा में रचित है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सर्वप्रथम 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, सर्वप्रथम इसको वहाँ पे गाया गया था, किसे? राष्ट्रीय गीत को, ठीक है। और 24 जनवरी सन 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है और 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया, ठीक है। जो राष्ट्रीय पंचांग है उसे कब अपनाया गया? 22 मार्च सन 1957 को अपनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु के बारे में देखें, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, ठीक है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। मतलब बाघों को सेफ्टी के लिए, उनको बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले राष्ट्रीय पशु कौन था, तो वो सबसे पहले राष्ट्रीय पशु शेर था, लेकिन बाद में बाघ को बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है, इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, याद रखेंगे। और कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। किसे? मोर। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है, और 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मुद्रा या प्रतीक चिन्ह। तो 15 जुलाई 2010 को इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय जो मुद्रा का चिन्ह है वो हिंदी भाषा के रा शब्द से बना है, ठीक है। रा शब्द में हल्का सा बीच में एक इस तरह से निशान लगा दिए हैं, तो ये भारतीय मुद्रा का संकेत बन जाता है, ठीक है। तो कब बना था? ये 15 जुलाई 2010 को बना था। और किसने डिजाइन किया था? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से पूछा भी गया पिछले कुछ वनडे एग्जाम में। तो डी उदय कुमार द्वारा घोषित बनाया गया था इसे, ठीक है। किसने डिजाइन किया था मुद्रा के चिन्ह को? डी उदय कुमार ने, ठीक है। ये कोई कई वनडे एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन।
18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन के रूप में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 18 मई सन 2010 को गंगा डॉल्फिन के रूप में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट अगर देखें राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल को सब जानते होंगे, आम है। वहीं राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, बनियान ट्री जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु, तो ये एशियाई हाथी है। ठीक है, एशियन एलिफेंट राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा। ये एक महत्वपूर्ण नोट है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य की घोषित करती है। हमारे जो भारतीय संविधान है वो भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य घोषित करती है। संप्रभुता संपन्न से मतलब होता है कि हमारे जो देश है उस पर किसी का शासन नहीं होगा और यहाँ पे जो अधिकार है वो जो यहाँ पे शासक बनेगा वो निर्वाचन के आधार पे बनेगा, वंशज के आधार पे नहीं बनेगा। और वहीं समाजवादी की बात करें तो जो समाजवादी जो मतलब समाज सोशल वेलफेयर के लिए होती है उस तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है, ये जो शब्द हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हैं। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनको डिटेल में चर्चा इन पे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण संविधान की महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं जो कि पैट एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, साथ ही अन्य कई वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि औरों तक भी इसका लाभ उठाया जा सके। और साथ ही आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।